डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने भारत के डिफेंस में आकर अब भारत के लिए क्या स्टेटमेंट इशू की है, प्रधानमंत्री मोदी और भारत को बदनाम करने के पीछे जॉर्ज सोरोस का कौन सा लिंक सामने आया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अमेरिका भारत को फाइटर जेट के लॉस के ऊपर कॉर्नर करता था, उसके फाइटर जेट लॉसेस के बारे में यूएस कांग्रेस में कौन सी रिपोर्ट सबमिट हुई है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दिन वाली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे नॉर्वे और वेस्टर्न मीडिया चैनल्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने कार्टून में सपेरे के रूप में दिखाकर मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। ये चीज 18th और 19th सेंचुरी से चलते आ रही है, यानी 100-200 साल पहले से चलते आ रही है। ब्रिटिशर्स एक समय पर जब भारत के ऊपर राज करते थे, उस समय वो भारत को अपनी किताबों में लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स कहा करते थे, क्योंकि उस समय भारत में कुछ नोमैडिक ट्राइब्स हुआ करती थी जो सांपों को बीन बजाकर नचाने का काम करती थी। ब्रिटिशर्स ने जब भारत को गुलाम बनाया था, उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में एक व्हाइट मैन्स बर्डन नाम की थ्योरी चला करती थी, जिसमें कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स और व्हाइट्स यानी गोरी चमड़ी वाले लोग ज्यादा सिविलाइज्ड हैं और ये उनका फर्ज बनता है कि भारत जैसे देशों को गुलाम बनाकर यहाँ के लोगों को सुधारें, उनको सिविलाइज्ड बनाएं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, वरना भारत इसी तरह से स्नेक चार्मर्स का देश बनकर रह जाएगा, जहां पर लोग सांप पकड़कर उसको बीन के ऊपर नचाते रहेंगे। कहने का मतलब है कि आज से 100-200 साल पहले भारत को स्नेक चार्मर्स का देश कहा जाता था, और आज भी नॉर्वे और वेस्टर्न मीडिया चैनल्स उसी टर्म का इस्तेमाल करके न सिर्फ नरेंद्र मोदी को बल्कि 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले देश भारत के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत की सरकार या फिर हम अपने डिफेंस में कुछ कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मैटे फ्रेडरिक्सन ने वेस्टर्न मीडिया और नॉर्वे के उस सेक्शन की बोलती बंद कर दी है जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। इस समय तो खैर प्रधानमंत्री मोदी जी इटली पहुंच गए हैं और वहां पर इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी काफी सारी फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही हैं। लेकिन इटली जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट को अटेंड किया था, जिसमें भारत के साथ सभी नॉर्डिक कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर शामिल हुए। नॉर्डिक कंट्रीज काफी छोटी हैं, इसलिए ग्लोबल लेवल के ऊपर इनको कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है या फिर इनको इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए इन कंट्रीज ने आपस में मिलकर यूनाइट होकर एक नॉर्डिक ग्रुप बनाया है, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन आते हैं। ये 5 देश एक साथ सामने वाली कंट्रीज को अपनी यूनाइटेड पावर दिखाते हैं, ताकि इनकी पॉपुलेशन, एरिया और मार्केट साइज आपस में इकट्ठा होकर बढ़ जाए और नेगोशिएशंस करने में इनको आसानी हो। इसलिए नॉर्वे में जो इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ, उसमें भारत के सामने 5 नॉर्डिक देशों के लीडर्स शामिल हुए थे। इसी इंडिया नॉर्डिक समिट में डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मैटे फ्रेडरिक्सन ये भी शामिल हुई थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने अपने शब्दों में पूरे नॉर्वे और वेस्टर्न मीडिया चैनल्स को बता दिया कि भारत की क्या ताकत है और क्यों भारत को हल्के में लेकर वो बड़ी गलती कर रहे हैं। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मैटे फ्रेडरिक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सभी नॉर्डिक कंट्रीज के लीडर्स के सामने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत को एक मिडिल पावर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। भारत आज दुनिया में सबसे बड़ी पावर्स में से एक बन गया है। नॉर्डिक कंट्रीज को भी अगर हम अलग अलग करके देखें तो हमें भी मिडिल पावर कहना गलत होगा। हम काफी छोटे देश हैं, लेकिन जब सारी नॉर्डिक कंट्रीज एक साथ आ जाती हैं, तब हम एक मिलकर आपस में मिडिल पावर बन जाते हैं। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग नॉर्डिक देशों को अगर अलग अलग कंसीडर किया जाए तो वो मिडिल पावर भी नहीं बनते हैं, यानी जो नॉर्वे भारत का मजाक उड़ा रहा था उसका कोई वजूद भी नहीं है। उन्हें यूनाइट होना पड़ेगा, जबकि भारत ने तो वो स्टेज पार भी कर ली है जहां पर भारत को मिडिल पावर कहा जाता था, और अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पावर में से एक बन गया है। मैटे फ्रेडरिक्सन ने आगे कहा कि जब हम भारत जैसी दुनिया की बड़ी पावर के साथ मिलकर क्लियर आइडियाज और वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, तभी हम तेजी से बढ़ती दुनिया में स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी ला सकते हैं। हमने भारत के साथ ये डिस्कस किया है कि इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए, स्पेशली डेमोक्रेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, डिफेंस और सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग हमें भारत के साथ मिलकर आगे चलना पड़ेगा। कई लोगों को लगेगा कि डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर का भारत को मिडिल पावर से ऊपर ग्रेट पावर की कैटेगरी में शामिल करना ये कोई नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इससे पहले ग्रेट पावर्स की लिस्ट में रशिया, अमेरिका और केवल चाइना को रखा जाता था। नो डाउट कि ये देश किसी न किसी मामले में भारत से काफी आगे हैं, और भारत अभी इनके बराबरी या फिर इनके आसपास तक नहीं पहुंचा है। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जो आज की डेट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना
ये तीनों देश जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, उन सब के बीच भारत अपने आप को एक क्रेडिबल और भरोसेमंद देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है। और इस अपॉर्चुनिटी का भारत के डिप्लोमेट्स, हमारी सरकार काफी अच्छे से फायदा उठा रही है। एंड इसी रास्ते के ऊपर चलते हुए भारत अपने स्टेटस को ग्रेट पावर से ऊपर सुपर पावर बना पाएगा। और जब किसी देश की प्राइम मिनिस्टर खुद ही अपने मुंह से कहती है कि भारत ग्रेट पावर के अंदर शामिल हो गया है, भारत को ग्रेट पावर कहा जाना चाहिए, तो ये भारत की क्रेडिबिलिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नॉर्वे की उस जर्नलिस्ट को लेकर जो जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी और पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगा रही थी कि उनके रूल में भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम नहीं है, यानी पत्रकारों को भारत में आजादी से काम करने की परमिशन नहीं है। अभी जो नॉर्वे की जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम है मिस हेले स्वेंसन। इनके बारे में जानकारी आई है कि ये दाग्सावीसे नॉर्वे नाम के एक न्यूज चैनल के लिए काम करती हैं। उसकी फंडिंग आती है फ्री टॉड फाउंडेशन नॉर्वे नाम की संस्था से। यानी हेले स्वेंसन जिस कंपनी के लिए काम करती है, उसको फंड करती है फ्री टॉड फाउंडेशन नॉर्वे, जो कि नॉर्वे की सबसे बड़ी फाउंडेशंस में से एक है। अभी जो नॉर्वे की सबसे बड़ी फाउंडेशन है फ्री टॉड फाउंडेशन, इसका डायरेक्ट लिंक है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ। और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इसी नॉर्वे की सबसे बड़ी फ्री टॉड फाउंडेशन को फंडिंग देती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आ रहा है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और जॉर्ज सोरोस खुद ही एक एड्रेस में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना भी कर चुका है और प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की सांठ-गांठ का आरोप लगा चुका है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि मिस हेले स्वेंसन नाम की इस पत्रकार को भी इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आ रही होगी, जिसके बदले में इसने ये हिट जॉब की है। अब तो ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि नॉर्वे के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने जो प्रधानमंत्री मोदी का सपेरे वाला कार्टून पब्लिश किया था, इसके पीछे भी जॉर्ज सोरोस ही हो सकता है, जो भारत में बीजेपी पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की इमेज खराब करने की इसने नॉर्वे के अंदर कोशिश की है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत में प्रेस फ्रीडम की कमी है? क्या पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? या भारत में पत्रकारिता करना क्या मुश्किल हो गया है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका को लेकर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक साल से भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट लेकर क्लेम कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान क्लैशेस में 10 से 12 फाइटर जेट्स भी डाउन हो गए थे। हालांकि ये नंबर पहले 5 से 6 था, उसके बाद 7 से 8 हुआ और आजकल 10 से 12 फाइटर जेट्स की बात हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप काफी एंजॉय करते हुए कहते हैं कि मैंने 2 न्यूक्लियर पावर्ड देशों के बीच युद्ध रुकवाया है एंड इतने सारे फाइटर जेट्स डाउन भी हो गए थे, उसके बाद भी मैं युद्ध रुकवाने में सफल हुआ। लेकिन अब यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट सबमिट हुई है जिसमें ईरान वॉर के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ब्रेकडाउन बताया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएस कांग्रेस में सबमिट रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला किया और बदले में ईरान ने जो कार्रवाई की है, उसमें अमेरिका के टोटल 42 एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ है। इन 42 एयरक्राफ्ट में से MQ-9A रीपर ड्रोन्स, KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और MC-130J स्पेशल ऑपरेशंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। यानी ईरान ने जो दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मार गिराया है, वो भी पूरी तरह से बात सच साबित हो रही है। इसके साथ ही यूएस कांग्रेस में सबमिट की गई इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सीजफायर होने से पहले ये युद्ध 40 दिन तक चला था और उसके बाद सीजफायर हो गया और इन सारे ऑपरेशंस के ऊपर अभी तक $29 बिलियन का खर्च आ गया है, $29 बिलियन, और अभी भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। 42 एयरक्राफ्ट का लॉस काफी बड़ा नंबर है और $29 बिलियन का खर्चा, इसका मतलब है कि अगर ये युद्ध और भी लंबा खिंचता तो ये खर्च आसानी से 90 से 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी से युद्ध रोक लिया है और ईरान के इतने सारे हमलों के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सीजफायर डील साइन करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर ईरान ने वापस से मिडिल ईस्ट के अरब देशों के ऊपर दोबारा से हमले स्टार्ट कर दिए हैं। यूएई के तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन अमेरिका अभी भी चुपचाप देख रहा है और अभी तक सीजफायर लेकर बैठा हुआ है। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा।
और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है, उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं, वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।